हेलो गाइस, आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस पहले के क्लास जो हुआ था इससे पहले, उसमें मैंने अरबों के आक्रमण और भारत में तुर्कों के आक्रमण के बारे में आप लोगों को बता दिया था। आज हम राजपूत के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और उसको कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कोई भी ऐसा चीज़ हो जो इससे रिलेटेड हो वो ना छूटे। राजपूत जो इसकी जो उत्पत्ति है वो प्राचीन हिस्ट्री के टाइम में हो गई थी। इसकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि जो गुरु वशिष्ठ थे उन्होंने माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया जिससे राजपूत, चौहान, सोलंकी, चालुक्य सब की उत्पत्ति हुई। मगर हम आज इसकी उत्पत्ति के बारे में नहीं जानेंगे, वो प्राचीन हिस्ट्री का भाग है। तो उसको हम उस प्राचीन हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तब हम कवर करेंगे उसको। आज हमारा जो मेन मोटो है वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ना है और उससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को हम लोगों को कवर करना है। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के टाइम में 2-3 ऐसे थे, जैसे कि मालवा के परमार, गढ़वाल के राजपूत और फिर चौहान जो कि अजमेर में रहते थे। इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है हमारा जो पृथ्वीराज चौहान के वंश का समय है वो। तो गढ़वाल के एक शासक थे गोविंद चंद्र। ठीक है। जब महमूद गजनी ने जब आक्रमण किया था तो उसने गोविंद चंद्र ने काफ़ी उसका विरोध किया था और काफ़ी सफल भी रहे थे। तो उस टाइम के जो फारसी ग्रंथ हैं महमूद गजनी के टाइम के, वो गोविंद चंद्र को उस टाइम का सबसे शक्तिशाली शासक या फिर गोविंद चंद्र को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताते हैं, जो उस टाइम के फारसी ग्रंथ हैं। और उसी गोविंद चंद्र का बेटा कौन था? जयचंद्र था। जयचंद्र मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको समझ में आए कि ये जयचंद्र आया कहाँ से। ठीक है। तो गोविंद चंद्र ने बनारस को अपनी राजधानी बनाई और कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। और उसका बेटा कौन था? जयचंद्र था। और चौहान के बारे में अगर कहा जाए, चौहान के अजमेर में जो रहते थे राजपूत, उनका तो उससे पहले जो वहाँ के शासक थे वो तो विग्रहराज थे। हुआ यूँ कि जब गुजरात के वो अधीन रहते थे, कौन से 10वीं से 12वीं सदी तक उनके अधीन रहते थे, लेकिन फिर राजपूतों ने क्या किया? नौदौल को अपनी राजधानी बना ली, नौदौल को। ठीक है। और फिर जो वहाँ का शासक था विग्रहराज, उसने अजमेर और चित्तौड़ को जीत लिया और फिर अजमेर क्या किया? अपनी राजधानी बना ली इसने, विग्रहराज ने। और फिर उसने बहुत सारे सांस्कृतिक या फिर कहें तो उसने बहुत सारी झीलों का भी निर्माण किया, उसने बहुत सारे विश्वविद्यालय का भी निर्माण किया। और उनके बारे में कहा जाता है कि मालवा के जो उस टाइम राजा थे वो थे राजा भोज। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो वही वाले राजा भोज उस टाइम वहाँ पे शासन करते थे मालवा पे। तो इनका उनसे काफ़ी मुठभेड़ भी हुआ, इनका विग्रहराज और राजा भोज का। राजा भोज भी काफ़ी सांस्कृतिक जो चीज़ें होते हैं इनमें काफ़ी रुचि लेते थे। उन्होंने काफ़ी, कहा जाता है इनके बारे में, राजा भोज के बारे में, कि उन्होंने काफ़ी सारी कविताएं की रचना भी की या फिर लिखी, ये सारी चीज़ें। तो हमारा जो मेन मोटो है वो पृथ्वीराज के विषय में है, इनको कवर करना है। और हाँ, जो अगर विग्रहराज से पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। 1151 में जो दिल्ली पे जो तोमर शासक कर रहे थे, विग्रहराज ने ही उन्हें वहां से क्या किया था? भगा दिया था या फिर जीत लिया था तोमर से दिल्ली को।
1151 में विग्रहराज में। तो आज हमारा जो अभी जो मोटो है वो हमारा पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ना है और उनसे जुड़ी हुई लड़ाइयों के बारे में पढ़ना है, और गढ़वाल, परमार और जो अजमेर के चौहान वंश है, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा जो सब्जेक्ट है आज का वो घूमेगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान वहाँ पे शासन कर रहे थे, ठीक है। और सोमेश्वर चौहान की मृत्यु 1177 ईस्वी में हो गई। तो फिर 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज चौहान तृतीय वहाँ के शासक बने। हिस्ट्री में होता यूँ है कि जो अगर एक ही नाम का कई सारे राजे हैं तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे लिखे जाते हैं। तो ये जो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। उनके पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद वो राजा बने और वो उस टाइम 11 वर्ष के ही थे। तो वहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ और अपनी माता के साथ वहाँ पे राज करने लगे। और उसी टाइम जब पृथ्वीराज चौहान बच्चे थे, उसी टाइम के आसपास में गजनी से ही गौरी जो वंश है इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो जो गौरी था, मोहम्मद गौरी, वो मुल्तान पर कब्जा कर चुका था 1175 में। यानी जब पृथ्वीराज चौहान का राज अभिषेक भी नहीं हुआ था तभी मोहम्मद गौरी किस पे कब्जा कर चुका था? मुल्तान पे कब्जा कर चुका था 1175 में। फिर वो आगे बढ़ा और 1178 में 1178 में इसने गुजरात के जो चालुक्य थे, गुजरात में जो चालुक्य का शासन था उस पे भी इसने हमला किया। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जो चालुक्य थे उसने गौरी को काफी बुरी तरह से पराजित किया और फिर गौरी का जो साम्राज्य विस्तार जो वो कर रहा था या फिर जो जीत रहा था वो रुक गया वहीं पे। और ये जो हार थी मोहम्मद गौरी की पहली हार थी भारत में। तो फिर कुछ वर्षों बाद मोहम्मद गौरी की नज़र सिंध में पड़ी और सिंध काफ़ी ऐसे क्षेत्रों को उसने जीत लिया। और अब यहाँ से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में संघर्ष चालू होती है, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी ने सिंध के इलाके को जो जीत लिया तो उसकी नज़र पूर्व की तरफ पड़ी, जिस तरफ मोहम्मद गौरी जो कि अजमेर में है वहाँ पे शासन कर रहे थे उधर पड़ी। और फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में संघर्ष चालू हुआ और या बोल लो कि युद्ध की स्थिति चालू हुई। जब मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के विरुद्ध जंग छेड़ दी, या फिर जिसको तराइन का युद्ध भी बोलते हैं, तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध इसको बोलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी के बीच 1191 में। इसमें क्या हुआ? मोहम्मद गौरी हार गया। कौन हार गया? मोहम्मद गौरी हार गया। तो और फिर पृथ्वीराज चौहान अपने जो अजमेर में जहाँ शासन कर रहे थे वहाँ के छोटे छोटे जो राजवंश थे उनको पराजित करके अपने राज्य में सम्मिलित कर लिए और फिर अपने शासन में व्यस्त थे। और उनकी नज़र इस तरफ नहीं गई, क्योंकि मोहम्मद गौरी और कड़ी मतलब और ज़्यादा विशाल और खतरनाक आक्रमण की प्लानिंग कर रहा था मोहम्मद गौरी। और पृथ्वीराज चौहान इस चीज़ से सतर्क नहीं हो पाए, उनका ध्यान इस पर नहीं गया। तो जस्ट इसके 1 साल बाद ही ऐसे कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को ये प्रस्ताव भी दिया था और बोला था कि तुम पंजाब का जो क्षेत्र है मुल्तान पे उसके आसपास तुम राज करो, यहाँ पे चाहे वहाँ पे शासन करो। पर गौरी ने उसे ठुकरा दिया था। और 1192 में गौरी ने फिर आक्रमण किया, जिसे
त्रायन का द्वितीय युद्ध बोलते हैं। त्रायन का द्वितीय युद्ध बोलते हैं। और इसमें क्या किया, इसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मोहम्मद गौरी के साथ 1,20,000 के आसपास सेना थी, जिसमें से 40 से 50,000 घोड़सवार थी और बाकी सब पैदल थी। जब तक जब तक पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के इस हमले के बारे में पता चलता, तब तक काफी लेट हो गया था। जिससे पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास के क्षेत्र होते हैं, उनके जो राजाएं थे, उनसे मदद मांगने की भी प्रयास की, पर उनसे कोई थोड़ी बहुत मदद मिली, चाहे सेना भी दी, लेकिन उसके जो बगल के जो शासक थे गढ़वाल, जिसपे जयचंद्र शासन कर रहा था, जयचंद्र शासन कर रहा था गढ़वाल पे, तो उसने इसकी मदद नहीं की। कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच में शुरू से ही स्वतंत्रता बोलना शुरू से ही बनती नहीं थी। ये दोनों शुरू से ही दुश्मन थे, क्योंकि जब मैंने पहले बताया गोविंद चंद्र और ग्रीवराज के बारे में, ग्रीवराज को बताया ना मैंने इससे पहले आपको, तो जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान में शुरू से ही नहीं बन रही थी, और शुरू से ही ये कट्टर दुश्मन थे आपस में। तो कहा जाता है, कहानी के अनुसार कहा जाता है कि जो जयचंद्र थे, जो गढ़वाल पे जो शासन कर रहा था, उसकी एक पुत्री थी संयोगिता, और पृथ्वीराज चौहान को उससे क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। भैया प्यार व्यार का जो चक्कर होता है ना, काफी खतरनाक होता है, ठीक है। इस चक्कर में अगर आप पढ़िएगा तो या तो आप जान से जाइएगा या आप ज्ञान से जाइएगा, किसी न किसी चीज से जाइएगा ही, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान भी पड़ गए प्यार के चक्कर में, इसके संयोगिता की, जो कि जयचंद्र की पुत्री थी। कहा जाता है कि जब संयोगिता का स्वयंवर करा रहे थे जयचंद्र, तो उन्होंने काफी सारे राजाओं को बुलाया और उनका स्वयंवर हो रहा था, सबको एक लाइन से लगा दिया। तो पृथ्वीराज चौहान के अपमान करने के लिए वो उनका पुतला लगाया गेट के बाहर, लेकिन संयोगिता ने क्या किया, उस पुतले को ही माला पहना दिया, और उस सभा में पृथ्वीराज चौहान जो थे भेष बदल कर आए हुए थे, और वो संयोगिता को लेकर भाग गए और उनसे शादी कर लिए। तो इसी वजह से जयचंद्र से उनकी दुश्मनी काफी गंभीर हो गई थी। इसीलिए तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद्र ने क्या की, पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की, ठीक है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें 1,20,000 के आसपास गौरी की सेनाएं थी, जिसमें जो घोड़सवार सेना वो 40 से 50,000 के आसपास में थे। घोड़सवार तो इंडिया में जो प्रचलन हुआ था वो अफगानिस्तान बोल रहे हैं, जो अरब का जो आक्रमण हुआ था, ठीक है, या तुर्क का जो आक्रमण हुआ था, उसी के आसपास में घोड़सवार का प्रचलन हो गया था। मगर जो इंडिया में जो घोड़े पाए जाते थे उस टाइम, वो काफी ज्यादा फुर्तीले नहीं थे, ना वो फिजिकली उतने स्ट्रेंथ थे, लेकिन जो ये घोड़ा लेकर आया था मोहम्मद गौरी, इनके घोड़े काफी फुर्तीले थे और काफी ज्यादा तेजी से दौड़ते थे। ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना कुशलता कमजोर थी। पृथ्वीराज चौहान के पास भी 3 लाख की सेना थी और 300 हाथियां भी थी। उन्होंने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने उतारा, लेकिन हुआ यूं कि मेन जो ये लड़ाई थी वो घोड़ों पे जो सेना थी उन्हीं की लड़ाई थी, और पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो इसमें उतनी कुशल नहीं थी। तो तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी क्या था, जीत गया, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान का किया, अपने कब्जे में कर लिया, और कहा जाता है कि किसी षड्यंत्र के मामले में उसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, या फिर ये भी कहा जाता है कि अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान को उसने कुछ टाइम तक राज भी करने दिया था। ऐसा हमें कई किताबों में देखने को मिलता है। मगर पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पर जो लिखी गई है ग्रंथ, कौन सी, जो चंद्र बरदई ने लिखी है, पृथ्वीराज रासो, उसके अनुसार कहा जाता है कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेके गया था, पकड़कर बंदी बनाकर गजनी, और फिर क्या की, उसकी
मतलब पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी जो बांध आता है वो चलाने आता था। तो फिर आवाज की सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के आवाज को सुनकर उसकी हत्या कर दी। ये पृथ्वीराज रासों में मिलता है, जबकि कई जो मुसलमान जो इतिहासकार हैं इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ये इसमें मिलता है पृथ्वीराज रासों में, जिसकी रचना चंद्र बरदई ने की थी। ठीक है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और उसी के अनुसार जब उसने पृथ्वीराज रासों के अनुसार जब गौरी की आवाज सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मार दिया, तो फिर चंद्र बरदई ने और पृथ्वीराज चौहान ने आपस में एक दूसरे को मार दिया। ठीक है, आवाज सुनकर इसलिए मार दिया था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने अंधा कर दिया था। ये किसके अनुसार है? पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है जिसकी रचना चंद्र बरदई ने की है। किसने? चंद्र बरदई ने। इसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें पता चलता है। और इसी बुक से हमें पृथ्वीराज चौहान के तराइन के प्रथम या द्वितीय युद्ध के बारे में मालूम चलता है। शब्द वेदी मतलब कथाओं के अनुसार शब्द वेदीवान जो है वो दशरथ, जो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनके पिता थे दशरथ, उनको भी शब्द वेदी बांध चलाने आता था। आपको वो कथा याद होगी, अगर नहीं होगी तो मैं बता देता हूँ कि जब श्रवण थे अपने माता पिता को अपने कंधे पे लेकर जब वो जा रहे थे, तो उनके माता पिता को प्यास लगती है, तो वो नदी किनारे पानी भरने लगते हैं। और उसी टाइम दशरथ को किसी ने बताया था कि कोई राक्षस है जो जंगल में काफी तबाही मचा रहा है। तो जब वो पानी भर रहे थे अपने जो भी था बर्तन था, जो भी इसमें वो पानी भर रहे थे, तो वो दूर से चमका। तो दशरथ को लगा कि कोई राक्षस या कोई जानवर है, तो उसने बहुत दूर से उसकी आवाज सुनकर ही क्या किया, तीर को चला दिया। वो जाकर फिर श्रवण कुमार को लग गई, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। फिर उसने श्राप दिया था श्रवण कुमार को कि जैसे मेरे माता पिता अपने पुत्र के लिए तड़पेंगे, इसके बाद तुम भी अपने पुत्र की तड़पोगे। तो ये काफी लंबा विषय है, हम आज इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर तराइन का प्रथम कब हुआ था? 1191 में, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और गौरी क्या हुआ था? हार गया था। लेकिन द्वितीय युद्ध में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गए और कौन जीत गया? गौरी जीत गया। इसके बाद चंदावर का जब गौरी जब विजय हुआ, तो इसने फिर गढ़वाल पे भी क्या किया? हमला किया, जहां पे जयचंद्र शासन कर रहा था। कौन कर रहा था? जयचंद्र। उसका डेट तो उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन 1193 में उसने गढ़वाल पे हमला किया, जिसको चंदावर का युद्ध बोलते हैं, जयचंद्र के विरुद्ध। और उसने फिर जयचंद्र को भी पराजय कर दिया। किसने? गौरी ने। कहा जाता है कि जयचंद्र लास्ट तक जीतने ही वाला था कि अचानक कहीं से एक तीर जयचंद्र को आखिर लग गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और अगर पूछेगा कि जो हिंदी ग्रंथ है उसके अलावा जो फारसी ग्रंथ है, कौन से फारसी ग्रंथ में तराइन के दोनों युद्धों के बारे में मिलता है हमको, तो तारीख ए फिरिश्ता एक ग्रंथ है। क्या नाम है ग्रंथ का? तारीख ए फिरिश्ता, जिसमें हमें तराइन के दोनों युद्धों के बारे में देखने को मिलता है। और एक और ग्रंथ है जो तबकात ए नासिरी, जिसमें हमें तराइन के दोनों युद्धों के बारे में मिलता है। लेकिन अगर आप पूछेगा कि कौन सा ऐसा फारसी ग्रंथ है जिसमें सिर्फ तराइन के दूसरे युद्ध का जिक्र मिलता है, तो वो है जमी उल हिकाय और ताज उल मासीर और जमी उल हिकाय से हमें सिर्फ तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में मिलता है, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। लेकिन तारीख ए फिरिश्ता और तबकात ए नासिरी में हमें तराइन के प्रथम युद्ध और दूसरे युद्ध, दोनों के युद्ध के बारे में हमें जानने को मिलता है। और फिर अगर पूछा कि पृथ्वीराज चौहान से की जीवनी पे लिखी हुई पुस्तक, तो पृथ्वीराज रासो, जिसको किसने लिखी थी? चंद्र बरदई ने लिखी थी। ठीक है, हालांकि ये सारी चीजें एग्जाम से रिलेटेड तो है, लेकिन नॉलेज के रिलेटेड भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें थी पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हुई। ऐसे इसमें और कई सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन उनको कवर करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पृथ्वीराज चौहान से जुड़े बस तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में ही पूछता है। ठीक है,
और जयचंद्र चंदावर का युद्ध जो 1193 में हुआ था, इसमें जयचंद्र हार गया था। अगर पूछेगा कौन सी पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता चलता है तो पृथ्वीराज राठी जिसने किसने लिखी थी, चंद्रवर्दई ने लिखी थी। और फारसी ग्रंथ अगर पूछे तो तारीख ए फिरिश्ता, इसमें दोनों युद्धों के बारे में मिलता है। और फिर एक तबकात ए नासिरी, जिसमें हमें दोनों युद्धों, प्रथम युद्ध त्रायन का और द्वितीय युद्ध के बारे में मिलता है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा फारसी ग्रंथ जिसमें सिर्फ त्रायन के दूसरे युद्ध के बारे में मिलता है, जिसमें गौरी की विजय हुई थी, तो जमी उल हिकाय और ताज उल मासीर, ये दोनों बुक हैं। ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान कब तक उन्होंने शासन किया था, 1178 से 1192 तक। पूछा कि पृथ्वीराज चौहान ने कितने वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठे थे पृथ्वीराज चौहान, तो 11 वर्ष की आयु में। लेकिन उन्होंने अपना मतलब साम्राज्य संभाला किस उम्र में, तो 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना राज खुद से संभाला था। जब वो 11 वर्ष की उम्र में थे तो उनकी माता ने भी उसके राज करने में, पृथ्वीराज चौहान के राज करने में काफी उनका भी योगदान था। तो ये सारी चीजें पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और अगले बार हम लोग मिलते हैं और इससे बाद का जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे, अध्ययन करेंगे या कोशिश करेंगे। और जो हमारा मध्यकालीन भारत है, देखिए किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चैप्टर को आपको समझने से पहले, इतिहास एक ऐसा चीज है जिसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चैप्टर को समझने से पहले आपको चिंतन करना है, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब कोई चीज बुक, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़िए, फिर जो अगर आपको लगता है कि मैंने वो चीज या वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, तो आप उसके बारे में बैठकर सोचिए। ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो डेट वेट याद करने के चक्कर में उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। पहले आप डेट वेट है वो छोड़ दीजिए, पहले आप उससे रिलेटेड जो होता है, जो स्टोरी होती है, जो उसके पीछे जो कहानी होती है, उसके बारे में आप सोचिए। ठीक है। फिर जब वो चीज, सारी चीजें आपके दिमाग में छप जाए या आपको याद हो जाए, तब डेट को कवर कर लीजिए। जबकि डेट ज्यादातर होते नहीं है, कोई कहीं कहीं पे ज्यादातर डेट दिए हुए होते हैं। क्या कोई ऐसा ही शासक है जिसके बारे में ज्यादा हमें डेट या उसके युद्धों के बारे में जानने को मिलता है। लेकिन पहले आप कहानी को अपने मन में कवर कर लीजिए, बैठ कर उस बारे में सोचिए, उस बारे में अध्ययन कीजिए, तभी आपको इतिहास एक ऐसा चीज है, तभी आपको चिंतन करने से ही आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं काफी इम्पोर्टेंट जो पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हुई है। तो मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।